स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आपको समझाने जाऊंगा दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि हमारे पास में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के होमोलोगस सीरीज़ के बेसिक फॉर्मूले हम कैसे डिराइव करते हैं। तो लिखिए, टॉपिक लिखिए ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और मैं आपको समझाता हूँ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में सबसे पहले आप ये सोचिए कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है तो कार्बन तो होगा ही, और हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है, हाइड्रोजन होगा, और उसके साथ में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो आप सबके दिमाग में एक कंपाउंड रहता है जो कि हमारे पास में अल्कोहल कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास में, उसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, और फिर हमारे पास में रहता है जैसे ईथर। तो ध्यान से समझते जाएंगे बेटा दोनों में क्या फ़र्क है। अल्कोहल में हमारे पास में सिंगल बॉन्ड आर के साथ में सिंगल बॉन्डेड ओ एच जुड़ा हुआ होता है। आर यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास में कोई एल्काइल ग्रुप होता है। आर इज़ एन एल्काइल ग्रुप। और जबकि ईथर जो होता है हमारे पास में, ईथर में बच्चों हमारे पास में आर ओ आर टाइप का हमारा रहता है, और इसमें ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स होते हैं आपके पास में। ये आर जो होगा ये एल्काइल ग्रुप होगा, और बीच में हमारे पास में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होगी। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हम यहाँ पे डिराइव करेंगे इनके जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज। तो हमारे पास में सबसे पहले एक एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं। जैसे मेरे पास में ये एल्केन है, जैसे CH3 CH2 CH3। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर इसमें 3 कार्बन एटम है तो उसके साथ में मैक्सिमम 8 हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में अटैच करूँ तो मेरे पास में मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ले रहा हूँ जिससे मैं ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करूँगा बेटा। तो पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास में है कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया ये वाले दोनों बॉन्ड ब्रेक करके। तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक करके ऑक्सीजन को मैं इंट्रोड्यूस करूँगा तो मेरे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 O CH3। यस और नो बोलो बेटा, बनेगा। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इसमें कार्बन एटम काउंट करो, कितने कार्बन एटम है, 3। इसमें हाइड्रोजन एटम काउंट करो, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 8। और इसमें ऑक्सीजन काउंट करो तो ऑक्सीजन है 1। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन जब मैंने इसमें ऐड किया तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पे फ़र्क पड़ा, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन के ऐड करने से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी 8 थे और अब भी 8 है हाइड्रोजन। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ बेटा। दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करते हुए जोड़ूंगा। ठीक है ना, यानी कि मैं यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके और वहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ूंगा। तो अभी आइए देखते हैं क्या बनता है। तो हमारे पास में बन रहा है CH3 CH2, और फिर मेरे पास में बनेगा CH2, और फिर मेरे पास में बनेगा OH। तो आइए फिर से अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखते हैं क्या यहाँ पे फ़र्क पड़ता है, शायद पड़ जाए या नहीं पड़े। तो यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं 3, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 1। तो फिर से नहीं पड़ा, यानी कि ऑक्सीजन के ऐड करने से हमारे पास में उसके हाइड्रोजन में कोई डेफिशिएंसी वहाँ पे क्रिएट नहीं हो पा रही है बेटा। तीसरी तरीके से मैं जोड़ के देखता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन से मैं यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास में बनेगा CH3 CH2, CH2 का एक हाइड्रोजन हटा के मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा बेटा OH। आइए वापस से लिख के देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे क्या कोई फ़र्क पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे हमारे पास में अगेन C3H8O आ गया, यानी कि ऑक्सीजन के जुड़ने से हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं क्रिएट होती है। तो ये वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आग लगा देना, ठीक है ना, आग लगाने वाला पॉइंट। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज नो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी
there is no hydrogen deficiency in the organic compound. ओके, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई वहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं हो रही है। अच्छा, और कौन से हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन बेस्ड होते हैं? तो हमारे पास में कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है एल्डिहाइड, जिसमें ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। दूसरा कौन सा है? कीटोन, कीटोन में भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेडली जुड़ा हुआ होता है। तीसरा मान लो आपके पास में है इपॉक्साइड। तो आइए इनकी केस को डिस्कस करते हैं और इनमें देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड करने से कोई फ़र्क होता है या नहीं होता है। तो मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में होता है C3H8। अब इसमें हम ऑक्सीजन ऐड करते जाते हैं, बट ध्यान ये रखें कि वहाँ पे अपनों को ऑक्सीजन अब अलग तरीके से हमें ऐड करना है बच्चों। जैसे आप पहले ऐड कर रहे थे वैसे नहीं ऐड करना है, हमें यहाँ पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को। तो पहले केस में मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को जोड़ता हूँ तो मेरा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड हो। तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास में आएगा बेटा C3H कितने हो गए? 3 और 2 और 1 H6 और 1 ऑक्सीजन। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास में पहले मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स कितने थे? मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स कितने थे? 3 कार्बन के साथ में मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स थे 8। बट अब जैसे ही मैंने ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस किया तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स क्या हो गए बेटा? कम हो गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के जोड़ने से हुई है? तो आप बोलेंगे, ज़्यादातर आप में से ये बोलेंगे कि यस सर, ये ऑक्सीजन के जोड़ने से यहाँ पे डेफिशिएंसी हुई है। बट मैं आपको समझाऊं कि ऊपर भी हमने ऑक्सीजन जोड़ा था। आप याद रखें, ऊपर भी हमने ऑक्सीजन जोड़ा था पर वहाँ पे हाइड्रोजन में डेफिशिएंसी नहीं आई थी। तो यहाँ पे क्यों आई? तो यहाँ पे इस रीज़न से आ रही है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है और इस कारण से यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है। सो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का कारण अगर मैं लिखूँ तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी लिखें। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, देखो इतनी डीप में आपको कहीं पे भी कोई भी लेक्चर मिले तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, इतनी डीप में आपको कोई ऑर्गेनिक नहीं समझा रहा है। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज़ ड्यू टू डबल बॉन्ड, इज़ ड्यू टू डबल बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो रही है, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू ऑक्सीजन एंट्री। डबल बॉन्ड जब हमने पिछली क्लास में हाइड्रोकार्बन देखा था तो डबल बॉन्ड हमने जोड़ा था, तो वहाँ पे हमने बोला था 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज़ ड्यू टू डबल बॉन्ड। और कितने की डेफिशिएंसी आती है? 1 पाई बॉन्ड जब इंट्रोड्यूस होता है तो 1 पाई बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने से 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आती है। चलो अगला केस डिस्कस करते हैं हम। मान लो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहा था, अब मैं जोड़ रहा हूँ ऑक्सीजन। कहाँ पे बच्चों? मैं ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ तो आप देखें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया है U। तो अब मेरे पास में बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C3H6O। तो अभी भी हमारे पास में हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हुई है, पर क्या ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के कारण हुई है? तो आपको बोलना ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई सर, ये हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हुई है डबल बॉन्ड के कारण। ये इसका एग्जैक्ट रीज़न है। आई थिंक मेरे को इतना ठीक है ना, समझ में आपको आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा डीप रूटेड नहीं है ये कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा? यहाँ पे मैं एक रिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो रिंग कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा वो देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक रिंग, ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए हैं और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑक्सीजन की एक ऐसी रिंग बना रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसी रिंग बनाता हूँ, इस कंपाउंड को इपॉक्साइड बोलते हैं बेटा, इस कंपाउंड को बोलते हैं इपॉक्साइड।
तो ये हमारे पास में था एल्डिहाइड, ये था कीटोन, और ये है इपॉक्साइड। इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला आपके पास में आ रहा है बेटा C3H6O। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फिर से आई है हमारे पास में। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी ये आ किस कारण से रही है? तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज ड्यू टू डबल बॉन्ड और ड्यू टू रिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही स्टेटमेंट हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा बोले कि हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इज ड्यू टू H डेफिशिएंसी इज ड्यू टू ऑक्सीजन, तो H डेफिशिएंसी इज नॉट ड्यू टू ऑक्सीजन बेटा, इज नॉट ड्यू टू ऑक्सीजन बेटा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए तो हमारे पास में अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, तो आइए जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखें जनरल मास्टर फॉर्मूला, ठीक है ना। एक मास्टर फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी दिया था, हाइड्रोकार्बन के केस में दिया था। फॉर हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास में अलग मास्टर फॉर्मूला, तो मैं लास्ट में सारे मास्टर फॉर्मूला कंबाइन कर दूंगा। तो हमारे पास में क्या होता है, अगर मेरे पास में n कार्बन होते हैं तो उसमें आपके पास में 2n+2 मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 2x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो x है, ये x क्या है बच्चों, ये x है हमारे पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, प्लस नंबर ऑफ रिंग, कितनी रिंग है। एक पाई बॉन्ड होगा तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, दो पाई बॉन्ड होंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और y इज़ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अच्छा ऑक्सीजन की एंट्री से यहाँ पे कोई फ़र्क हाइड्रोजन डेफिशिएंसी पे नहीं पड़ता है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना अपने नोट्स कॉपी में। अब मैं आपको यहाँ पे इस मास्टर जनरल फार्मूला का यूज़ करते हुए कुछ कंपाउंड्स के लिए हम डिराइव करते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर होता है 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर होता है, उसके बाद में जस्ट आता है हमारे पास में हेलो एल्केन, और उसके बाद में आता है एक चैप्टर एल्कोहल। तो मान लीजिए आपके पास में ऐसा कंपाउंड है एल्कीन डाइओल। तो एल्कीन डाइओल का जनरल फॉर्मूला लिखना है आपको। तो जनरल फॉर्मूला लिखना है तुरंत, और इसमें क्या हो सकता है देखो, इट हैव, ऐसे कंपाउंड के अंदर होगा इट हैव वन डबल बॉन्ड, इट हैव वन डबल बॉन्ड बेटा, एक डबल बॉन्ड होगा और दो OH फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, डाइओल। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बेटा CnH2n+2। एक अगर डबल बॉन्ड होता है, एक अगर पाई बॉन्ड होता है तो कितने की डेफिशिएंसी हो जाएगी, -2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो अगर OH है आपके पास में तो वहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। तो हमारा जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो हुआ है CnH2nO2। है ना शानदार तरीका। आगे बढ़ते हैं अपने। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड और भी हैं हमारे पास में, एक चैप्टर आता है हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें होता है हमारे पास में, मान लीजिए आपको दिया हुआ एल्कनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है बेटा RCOOH। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो दिस कंपाउंड कंटेन्स, इट हैव वन पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इट हैव वन पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। तो आइए जनरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक पाई बॉन्ड जैसा मैंने ऊपर लिखा था, तो मेरे पास में आ जाएगा CnH2n+2 -2O2। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा CnH2nO2 हो जाएगा आपके पास में। तो आप देख सकते हैं बेटा ये जनरल फॉर्मूला ऊपर भी आया था, तो ठीक है ना। टू होमोलोगस सीरीज
may have same जनरल फार्मूला। दो होमोलॉगस सीरीज के सेम जनरल फार्मूलाज हो सकते हैं, ये हमने लिख लिया। आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पे आपके पास में बनेगा, n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपके पास में बनेगा CH2O2। n की वैल्यू 2 डालोगे तो यहाँ पे बनेगा C2H4O2। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों के अंदर? तो डिफरेंस आ रहा है CH2 का, या फिर मॉलिकुलर वेट में अगर मैं बात करूं तो मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस आ रहा है, मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस आ रहा है आपके पास में 14 का। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? दो होमोलॉग्स बोल सकते हो। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ चुका है। ये हमारे पास में ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूलाज चल रहे हैं। तीसरा हमारे पास में आता है उसी चैप्टर के अंदर, एक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चीज़, ठीक है ना, समझना। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, तो लिखो अगला फंक्शनल ग्रुप लिखो एल्केनोइक एनहाइड्राइड। बेटा देखिए, मैं आपको हर एक पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को बच्चों में फैलाएं, बच्चों में जानकारी दें कि एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, बहुत अच्छे से डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स बता रहा है जो कि ऑर्गेनिक में यूज़ होंगे। तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड क्या है बेटा? एल्केनोइक एनहाइड्राइड क्या है? देखो देखो, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे जो जो दिख रहा है वो आप लिख दीजिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इट हैव 2 पाई बॉन्ड्स, इट हैव 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो अब मेरे को डायरेक्ट लिख के बता दें बस, CnH2n-2O3 होना चाहिए। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है अभी आपको? ये आपके पास में जनरल फॉर्मूला हो गया। अगला मेरे पास में आ जाता है फिनॉल। तो फिनॉल की एनालॉगस सीरीज़ की बात हमने पिछली क्लास में हमने किया था। फिनॉल के लिए कैसे हम लिखेंगे, तो फिनॉल में लिखें होता क्या है। तो फिनॉल ऐसा कंपाउंड होता है बेटा, फिनॉल एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है, जिसमें एक बेंजीन रिंग होती है बेटा इस टाइप से, और एक साथ में क्या होता है यहाँ पे OH। तो आपको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है वो सब लिख लेते हैं। इट हैव 3 पाई बॉन्ड, it have 3 pi bonds plus it have 1 ring plus it have 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम है। तो अब देखें, ऑक्सीजन एटम के कारण हाइड्रोजन डेफिशिएंसी नहीं आता है, इन सब के कारण हाइड्रोजन डेफिशिएंसी आता है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा -4 × 2, हाइड्रोजन इतनी डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे यानी कि -8 की। तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों CnH2n+2 -2 × क्या हो जाएगा 4 और O1। तो 2 × 4 क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे पास में पाई कितने थे और रिंग कितने थे, सबका सम करा तो मेरे पास में 4 आ जाएगा। यस और नो? और हर एक पाई से 2 की डेफिशिएंसी होती है, हर एक रिंग से 2 की डेफिशिएंसी होती है, तो टोटल डेफिशिएंसी 4 × 2 हो जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 × 4 किया है, और यहाँ पे मेरे पास में CnH2n -4O आ जाएगा। तो बताइए ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? ये हमारे पास में फिनॉल की होमोलॉगस सीरीज़ का फॉर्मूला हो गया। आइए अब बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की। तो हमारे पास में जो थर्ड कैटेगरी होती है, जो C कैटेगरी होती है हमारे पास में, वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास में, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमारे पास में क्या क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? तो ध्यान से सुनते जाएं। कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन की बात चल रही है तो नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। तो वही हमारा बेसिक सा तरीका हमने पहले ले लिया। एक एग्जाम्पल हमारे पास में, एक एग्जाम्पल है C3H8, और C3H8 का जो फॉर्मूला है हमारे पास में
जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3 CH2 CH3, ये हमने ये फॉर्मूला ले लिया। इस फॉर्मूला के अंदर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ऐड करते जाएंगे। अब ध्यान से सुनते जाना। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो है अमीन, एक होता है अमीन। तो हम पहले अमीन्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में और फंक्शनल ग्रुप्स में हम जाएंगे। पहले हम अमीन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास में जो नाइट्रोजन एडिशन हो रहा है वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में बनेगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा N, यहाँ पे आ जाएगा CH3। बट आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जब आपने नाइट्रोजन को ऐड किया तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन बताएं। तो वैलेंसी होती है 3। इसको 3 बॉन्ड बनाने हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हाइड्रोजन भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला नाइट्रोजन अगर मैं ऐड करता हूँ तो वहाँ पे इसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो नाइट्रोजन के साथ में मुझे एक और एटम जोड़ना पड़ा, हाइड्रोजन। ध्यान से समझते जाएं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C3, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास में? 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9। तो C3H9N हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। तो नाइट्रोजन के ऐड करने से हाइड्रोजन में क्या डेफिशिएंसी हुई? नहीं, हाइड्रोजन में उल्टा एक हाइड्रोजन हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ गया बेटा। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे अगला एक और बार नाइट्रोजन हम ऐड करके देखते हैं, क्या पता ये सही ना हो हमारा कंक्लूजन। तो मैं नाइट्रोजन को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो नाइट्रोजन को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो मेरे पास में बनेगा CH3 CH2 CH2 NH, पर एक और हाइड्रोजन मेरे को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरी नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मैंने नाइट्रोजन को ऐड किया वैसे ही मेरे को क्या ऐड करना पड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे ऐड करना पड़ा बच्चों। तो इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास में आ रहा है बेटा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C3H9N। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नाइट्रोजन के एडिशन से हमारे पास में हाइड्रोजन में इंक्रीमेंट होता है। तो हमारा जो मास्टर जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो वो मास्टर जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके सामने। मास्टर जनरल फॉर्मूला आ रहा है CnH2n + 2 -2x + y ny। सर यहाँ पे भी आपने ये 2x क्यों लिखा है? चलो ये तो समझ में आ गया, जितने नाइट्रोजन होंगे उतना ही क्या होगा हमारे पास में, वहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन में। पर ये क्यों लिखा है सर? तो ये x क्या रिप्रेजेंट करता है, लिखिए यहाँ पे। तो बेटा x जो होता है आपके पास में, ये अगेन आपके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग के लिए मैंने लिखा है। ये नाइट्रोजन के लिए नहीं लिखा है, ये रिंग के लिए लिखा है। और नाइट्रोजन के लिए मैंने क्या लिखा है, y लिखा है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम जितने होंगे उसका हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हाइड्रोजन में। तो इसलिए मैंने +y कर दिया है। तो आइए हम फॉर्मूले लिखते हैं किसी किसी कंपाउंड के जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो लास्ट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का हमारे पास में, उसमें हमारे पास में होता है एल्केन अमाइन। देखो बेटा, ऑर्गेनिक अगर समझनी है तो इससे आसान मेथड, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। और सबसे ज़्यादा मेन होता है प्रैक्टिस, मेहनत। एक मेहनती बच्चा, एक मेहनती शिष्य कितना भी बुरा पढ़ाने वाले टीचर से पढ़ के अच्छी रैंक ला सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अब्दुल कलाम जी ने कही हुई है। तो इसलिए इस बातों का कोई महत्व है। तो अगर मेरे पास में एल्केन अमाइन है तो एल्केन अमाइन में कोई रिंग नहीं होती, देयर इज़ नो रिंग इन द एल्केन अमाइन, नो पाई बॉन्ड,
नो पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पर एक क्या है, नाइट्रोजन एटम है। तो एक क्या है, नाइट्रोजन एटम है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बेटा CnH2n प्लस 2। एक नाइट्रोजन एटम है तो इसलिए मैं y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 1। x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, 0। तो x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू लेनी है हमें 1। तो y की वैल्यू ले लो, वो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 3n1। तो ये आप फॉर्मूला अमाइंस चैप्टर में जनरली आप देखोगे। एक और टाइप का अमाइन होता है हमारे पास में, या एक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं हम एल्केन नाइट्राइल। उसको बोलते हैं हम एल्केन नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल जो होता है वो इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब आप एल्केन नाइट्राइल लिखते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपके पास में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड, दिख रहा है आपको सामने, कार्बन नाइट्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनाया हुआ ट्रिपल बॉन्ड। या फिर आप ये बोल सकते हो पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और बाद के जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई। तो ए ट्रिपल बॉन्ड हैव 2 पाई बॉन्ड, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं। प्लस 1 नाइट्रोजन एटम प्लस नो रिंग, कोई वहाँ पे रिंग प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा बच्चों CnH2n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1n1। तो ये जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा CnH2n माइनस 1n1। तो ये आपका नाइट्राइल्स के केस में क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो लेट अस डिस्कस द फोर्थ कैटेगरी। आई थिंक ये तो हमारे पास में फोर्थ कैटेगरी का पॉइंट हो गया। अभी तक हमने डिस्कस किया हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब मैं डी कैटेगरी एक और टाइप के फंक्शन ग्रुप्स लेना चाह रहा हूँ होमोलोगस सीरीज में ही, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा आपके पास में, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा आपके पास में, उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है, आप खुद सोचें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो सकती है। तो कार्बन प्रेजेंट हो सकता है सर, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकता है सर, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है सर, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है सर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, और बाकी हमारे पास में ये हो गया। तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके सामने। जनरल फॉर्मूला आपके पास में ये होना चाहिए CnH2n प्लस 2। ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला था, इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस 2x कर देते हैं जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे, प्लस क्या कर देते हैं बेटा यहाँ पे y कर देते हैं जितने नाइट्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पे हमारे पास में n नाइट्रोजन एटम्स के नीचे y लिख देते हैं, ऑक्सीजन एटम्स के नीचे z लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये जनरल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे x क्या होता है मैं लिख देता हूँ, x क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। y क्या है बेटा, y इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और z क्या है बेटा, z है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ये आपके पास में हो गया बेटा, ठीक है ना, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब एक कंपाउंड जो होता है जिसे आप बोलते हो एल्केन अमाइड, क्या बोलते हैं, एल्केन अमाइड। तो एल्केन अमाइड को डिस्कस करते हैं। एल्केन अमाइड हमारे पास में एक
फंक्शनल ग्रुप होता है अमाइड, तो वो कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखेगा, देखिए आप यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में N, और N पे यहाँ पे वैलेंसीज इस टाइप से रहती है। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है हमें, तो देयर इज़ नो रिंग, कोई रिंग नहीं है, तो लिखते जाएंगे कोई रिंग नहीं है यहाँ पे, अभी के लिए कोई रिंग नहीं दिख रही हमें। एक पाई बॉन्ड तो दिख रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। एक ऑक्सीजन एटम तो दिख रहा है, आप बोलेंगे यस सर ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। एक नाइट्रोजन एटम दिख रहा है, यस सर नाइट्रोजन एटम भी दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लिख लो, मेंशन कर लो यहाँ पे। अब हमारे पास में जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, देखें CnH2n + 2 -2 × 1, क्योंकि एक पाई है नो रिंग, साथ में नाइट्रोजन एटम का +1, फिर नाइट्रोजन एटम के नीचे 1, ऑक्सीजन एटम के नीचे 1। तो हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया CnH2n + 1 NO. So this will be the general formula for alkane amide. This will be the general formula for alkane amide. अब हम लास्ट पार्ट इसमें एक और टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं, ये ई पार्ट हो जाएगा, द फाइनल पार्ट ऑफ, ठीक है ना, इस सीरीज़, मतलब होमोलोगस सीरीज़ ही खत्म हुआ हमारा अभी हमारा नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा बेटा। तो लिखें हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हैलोजन के इंट्रोड्यूस होने से वहाँ पे जो कंपाउंड होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके जो जनरल फॉर्मूला है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, तो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में प्रेजेंट होगा कार्बन, वहाँ पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, वहाँ पे प्रेजेंट होगा हैलोजन। और मेरे पास में यहाँ पे वही C3H8 मैं लेके चल रहा हूँ। शुरुआत में C3H8 मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले भी लिया है। अब मैं C3H8 का फॉर्मूला आपको बोलूँ तो आपको याद हो गया होगा अब तक, तो CH3 CH2 CH3। अब इसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं हैलोजन इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो हैलोजन जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं हैलोजन इंट्रोड्यूस करूँगा, मैं दो अलग अलग पोजीशन पे करूँगा। मैं हैलोजन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पहले इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे जब मैं हैलोजन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा CH3, और यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है X को। आप ध्यान से देख सकते हैं X को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे मेरे पास में आ गया है X। तो इस तरह से मेरा ये दोनों फॉर्मूले हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, इनके मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखूँगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मेरे पास में हो रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है C3H, कितना हो गया है H, देखो 3 और 1 और 3 7 हो गया है, और X1। तो एक हैलोजन के जुड़ने से कितने हाइड्रोजन का इफेक्ट हो रहा है, तो एक हैलोजन के जुड़ने से एक हाइड्रोजन का इफेक्ट हो रहा है। तो हमारे पास में यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा C3H7 अगेन X1। तो अगेन मेरे पास में एक हैलोजन के जुड़ने से एक हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। तो ये लिख लो बेटा, एडिशन ऑफ वन हैलोजन एटम क्रिएट्स वन H डेफिशिएंसी, एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाएगा। तो अब मेरा जनरल फार्मूला है, तो लिखें जनरल फार्मूला, मास्टर फार्मूला लिख देते हैं इसके लिए। तो हमारा जो जनरल फार्मूला है CnH2n + 2 -2x -y xy। तो सर यहाँ पे भी x क्यों लिया, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि वहाँ पे डबल बॉन्ड और रिंग प्रेजेंट हो। और y क्यों लिया, तो y मैंने इसलिए लिया, हैलोजन एटम्स का नंबर से वहाँ पे डिक्रीमेंट होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स को, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पाई प्लस रिंग, पाई प्लस रिंग। तो ये मेरे पास में सारी होमोलोगस सीरीज़ के हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिए हैं। लास्ट हम इसको कंक्लूड करते हैं।
हमारे पास में जो इफ़ेक्ट देखे उन सबको हम कंक्लूड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एकदम आग लगा देगा। तो आपके पास में आग लगाने के लिए बहुत सारा सामान हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। आग कॉन्सेप्ट बेस्ड लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रेजेंस ऑफ एक पाई, तो एक पाई से हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है 2 हाइड्रोजन एटम्स की, 2 हाइड्रोजन एटम्स की, या फिर 1s2 मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ 1 पाई बॉन्ड ये क्रिएट करता है, ठीक है ना। या फिर प्रेजेंस ऑफ 1 रिंग भी आपके पास में यही क्रिएट करता है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास में है प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या इफेक्ट क्रिएट करता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है, लिख लेना नो इफेक्ट। अगला पॉइंट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन क्या क्रिएट करता है। तो एक नाइट्रोजन के एडिशन से एक हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। और लास्ट में प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के प्रेजेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हैलोजन की प्रेजेंस से एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है बेटा, एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है। तो ये हमारे पास में सारे के सारे पॉइंट्स हैं बच्चों, ये सारे के सारे, ठीक है ना, आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपको और चीज़ें आपको समझाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम डीप में जाके। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड keep updating yourself, keep listening to this beautiful lectures. These lectures are made by IITians and एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आप अच्छे से अपनी